नमस्कार, मैं सुरेश कुमार, इतिहास व्याख्याता। आज हम मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं और उसमें शेरशाह सूरी का प्रशासन के विषय में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने शेरशाह सूरी की विजयों के बारे में पिछले अध्याय में पढ़ा। आज हम शेरशाह सूरी के प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। शेरशाह सूरी का प्रशासन। शेरशाह एक महान विजेता एवं सेनानायक होने के साथ साथ प्रशासक भी था। अब्बास खान शेरवानी ने शेरशाह के विषय में लिखा है कि बुद्धिमत्ता और अनुभव में वे दूसरा हैदर था। शासक बनने से पूर्व वे प्रशासक के सर्वप्रथम अनुभव अपने पिता के जागीर के प्रबंधक के रूप में प्राप्त किया था। इसके पश्चात जलाल खां के संरक्षक के रूप में वे दक्षिणी बिहार पर शासन किया। कुछ समय के लिए वह मुगलों के भी संपर्क में आया तथा उनके शासन और सैनिक व्यवस्था से अनुभव प्राप्त किया। इस प्रकार दिल्ली के शासक बनने से पूर्व ही शेरशाह के शासन प्रबंध के विषय में पर्याप्त जानकारी प्राप्त कर ली थी। शेरशाह का शासन तंत्र भी दिल्ली के अन्य सुल्तानों की भांति निरंकुश एवं एकतंत्रीय था, जिसमें समस्त प्रशासनिक शक्ति उसके हाथों में केंद्रित थी। शेरशाह के शासन प्रबंध की जानकारी अब्बास खान शेरवानी द्वारा लिखित पुस्तक तारीख-ए-शेरशाही में मिलती है, परंतु शेरशाह को प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय एक आधुनिक इतिहास के आर कानूनगो को उनके शोधों को जाता है। अपनी पुस्तक शेरशाह एंड हिज पीरियड में कानूनों ने शेरशाह को किसी नई प्रशासनिक व्यवस्था का जनक नहीं माना, परंतु पुरानी व्यवस्था को नए सिरे से लागू करने का श्रेय दिया। इतिहासकार किन ने लिखा है कि इस पठान ने 5 वर्षों में इतना कुछ कर डाला जितना कि मुगल यहाँ तक कि अंग्रेज भी नहीं कर पाए। जबकि स्मिथ ने लिखा है कि यदि शेरशाह सूरी कुछ और वर्षों तक जीवित रहता तो भारतीय इतिहास के रंगमंच पर मुगल ने आ पाते। अब केंद्रीय प्रशासन। अफगान राज्य की शक्ति का केंद्र स्वयं सुल्तान था। राज्य की सारी शक्ति उसी के हाथों में केंद्रित थी। केंद्रीय प्रशासन चलाने के लिए निम्नलिखित 4 विभाग थे। पहला है दीवान-ए-वजारत। ये केंद्रीय सरकार का सबसे महत्वपूर्ण विभाग था, जिसका प्रधान वजीर होता था। इसका प्रमुख कार्य राज्य के आय व्यय की देखभाल करना था। इसके अतिरिक्त वह अन्य विभागों के कार्यों का सर्वेक्षण भी करता था। दूसरा दीवान-ए-आरिज। ये सैन्य विभाग था। इसका प्रमुख आरिज ममालिक कहा जाता था। सेना के संगठन, सैनिक नियुक्ति, उनके वेतन तथा रसद आदि की व्यवस्था की जिम्मेदारी इसी विभाग पर थी। नंबर तीसरा है दीवान-ए-रसालत। इस विभाग को दीवान-ए-मुहतसिब भी कहा जाता था। ये विदेश मंत्री की भांति कार्य करता था। वैदेशिक नीति से संबंधित मामलों की देखभाल करना भी इसी विभाग का दायित्व था। चौथा है दीवान-ए-हिंसा। एक प्रकार से शाही सचिवालय था, जिसका प्रधान अधिकारी दबीर-ए-मुमालिक कहलाता था। इस विभाग का प्रमुख कार्य शाही फरमानों अथवा राजदेशों को लिपिबद्ध करना तथा उन्हें देश के विभिन्न भागों में आज्ञा पालन हेतु संबंधित अधिकारियों के पास भेजना था। इन 4 विभागों के अतिरिक्त कुछ अन्य विभाग भी थे, जैसे दीवान-ए-कज्जा, न्याय विभाग, जिसका प्रधान मुख्य काजी होता था। गुप्तचर विभाग को दीवान-ए-वरीद कहा जाता था, जिसका प्रमुख वरीद-ए-ममालिक था। शाही परिवार के प्रभारी अधिकारी को दीवान-ए-समन कहा जाता था। प्रांतीय प्रशासन सूबा। शेरशाह के प्रांतीय प्रशासन के संदर्भ में इतिहासकारों में विभिन्न मत हैं। डॉक्टर कानूनगो के अनुसार शेरशाह के शासनकाल में शेरशाह के ऊपर प्रशासन की कोई इकाई नहीं थी।
किंतु डॉक्टर परमात्मा ने इस मत का खंडन किया है। उनके अनुसार शेरशाह के शासनकाल में सैनिक सूबेदारों की नियुक्ति होती थी। इस प्रकार केंद्र प्रांतों में विभाजित था, जिसे सूबा कहा गया। यही सूबेदार अथवा फौजदार की नियुक्ति होती थी। नेक्स्ट है सरकार सिख प्रशासन। सिख नहीं है, सिख प्रशासन, और इसका फॉर्मूला है सूस पगा। सूबेदार, सरकार, परगना और गांव। शेरशाह ने शासन की सुविधा के लिए संपूर्ण साम्राज्य को 66 इकाइयों यानी कि सरकारों में विभक्त किया था, जिसमें 19 सरकार बंगाल में ही थे। प्रत्येक सरकार सिख में सिकदार है, सिकदारान, प्रधान सिकदार तथा मुंसिफ मुंसिफान, प्रधान मुंसिफ नामक दो अधिकारी होते थे। सिकदार ए सिकदारान जिले का नागरिक प्रशासन का प्रभारी था। उसका कार्य अपने सरकार में शांति व्यवस्था स्थापित करना तथा अधीनस्थ प्रगणों में सिक्कादारों के कार्यों का निरीक्षण करना था। मुंसिफ मुंसिफान वस्तुतः न्याय विभाग से संबंध था। ये परगने के मुंसिफों के निर्णयों के विरुद्ध अपीलें सुनता था। परगना प्रशासन, प्रत्येक सरकार परगनों में विभक्त था तथा प्रत्येक परगने में एक सिकदार, एक मुंसिफ, एक फौजदार, खजांची और 2 कारकुन होते थे। सिकदार के साथ एक सैनिक दस्ता होता था, जिसका कार्य परगने में शांति स्थापित करना था। मुंसिफ का कार्य दीवानी मुकदमों का निर्णय करना तथा भूमि की नाप एवं लगान व्यवस्था की देखभाल करना था। फौजदार परगने का खजांची था। कारकुन का कार्य हिसाब किताब लिखना था। खाते फारसी तथा स्थानीय भाषा हिंदवी दोनों में रखे जाते थे। ग्राम प्रशासन, ग्राम प्रशासन शेरशाह के प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। प्रत्येक परगना कई ग्रामों में विभक्त था। गांव का प्रमुख अधिकारी मुकद्दम अथवा मुखिया कहलाता था, जो गांव में शांति व्यवस्था के लिए उत्तरदायी था। गांव का दूसरा अधिकारी पटवारी था, जो कृषकों, उनकी भूमि एवं उपज का ब्यौरा रखता था। गांव में शिक्षा, सुरक्षा, स्वच्छता आदि का प्रबंध स्वयं ग्राम पंचायतें करती थी। सैनिक संगठन, शेरशाह ने एक विशाल सैनिक संगठन का गठन किया था। अलाउद्दीन खिलजी की भांति उसने भी केंद्र में एक शक्तिशाली सेना रखा था। उसकी सेना के मुख्य भाग घुड़सवार सेना, पैदल सेना, हस्ती सेना व तोपखाना था। केंद्रीय सेना में 15,000 घुड़सवार, 25,000 पैदल तथा 5,000 हाथी थे। उसकी घुड़सवार सेना में मुख्यतः अफगान थे। केंद्रीय सेना के अतिरिक्त अधीनस्थ राजाओं व सूबेदारों की भी अपनी पृथक सेना होती थी, जो आवश्यकता के अनुसार सुल्तान की सेना के लिए प्रस्तुत की जाती थी। सैनिक सुधार के क्षेत्र में अलाउद्दीन खिलजी की सैन्य सुधार से प्रभावित था। उसी की भांति शेरशाह ने भी घोड़ों को दागने व सैनिकों को उलिया लिखने की प्रथा प्रारंभ किया था। सैनिकों का वेतन जागीर के रूप में न देकर अधिकतर नगद रूप में देने की व्यवस्था की गई। सैनिक अधिकारियों को एक स्थान पर 2 वर्ष से अधिक समय तक रुकने की व्यवस्था नहीं थी। नेक्स्ट है पुलिस विभाग। शेरशाह के शासनकाल में पुलिस व्यवस्था की कोई पृथक व्यवस्था नहीं थी। विभिन्न अधिकारी अपने अपने क्षेत्र में शांति व्यवस्था स्थापित करते थे। प्रत्येक परगने में यह दायित्व सिकदार सिकदारान यानी प्रधान सिकदार का होता था। इसी प्रकार ग्रामों में शांति व्यवस्था स्थापित करने की जिम्मेदारी चौधरियों व मुकदमों की होती थी। चौधरी व मुकद्दमों की होती थी। यदि किसी गांव में चोरी या हत्या होती थी, तो अपराधी का पता लगाने के लिए उस गांव के चौधरी या मुखिया की जिम्मेदारी थी। यदि वह इस कार्य में सफल नहीं होता था, तो उसे दंड दिया जाता था। गुप्तचर विभाग, शेरशाह ने एक संगठित गुप्तचर प्रणाली की स्थापना की थी। उसने अपने साम्राज्य के विभिन्न भागों में अनेक गुप्तचर नियुक्त किए, जिनका कार्य साम्राज्य के अंतर्गत होने वाली विभिन्न घटनाओं एवं स्थितियों से सुल्तान को अवगत कराना था। नेक्स्ट है न्याय व्यवस्था। शेरशाह की शासन व्यवस्था की प्रमुख व्यवस्था उसकी निष्पक्ष न्याय प्रणाली थी। वे राज्य का सबसे बड़ा न्यायाधीश तथा प्रत्येक बुधवार को स्वयं न्याय के लिए बैठता था।
इसके अतिरिक्त लगान संबंधी मुकदमों का निर्णय प्रगणों में मुंसिफ व सरकारों में मुंसिफ मुंसिफान प्रधान मुंसिफ द्वारा किया जाता था। फौजदारी मुकदमों की सुनवाई सिकदार या सिकदारान यानी प्रधान सिकदार द्वारा होता था। इसके अतिरिक्त काजी अथवा तथा मीर अदल नामक अधिकारी भी न्याय करते थे। वो राजस्व प्रशासन शेरशाह के सुधारों में सबसे अधिक महत्व राजस्व संबंधी सुधारों को दिया जाता है। लगान लगाते समय किसानों के साथ सहानुभूति किया जाए। युद्ध के समय वह इस बात का ध्यान रखता था कि कृषि की कोई हानि नहीं पहुंचाए और जो हानि हो जाती थी उसकी पूर्ति की जाए। शेरशाह की भू राजस्व व्यवस्था आगे चलकर अकबर की भू राजस्व व्यवस्था की आधार बनी, इसलिए उसे अकबर का अग्रगामी माना जाता है। शेरशाह के लगान व्यवस्था में निम्नलिखित विशेषताएं थी। पहला है, शेरशाह की भू राजस्व व्यवस्था मुख्यतः रेतवाड़ी थी, जिसमें किसानों से प्रत्यक्ष संपर्क किया जाता था, किंतु यह व्यवस्था पूरे साम्राज्य में लागू नहीं थी। मुल्तान, मालवा, राजस्थान व पश्चिमी पंजाब आदि प्रदेशों में भू राजस्व आकलन की पूर्ववर्ती बटाई, गल्ला बख्शी एवं कनकुत, नस्क या मुक्तई प्रणालियाँ भी प्रचलित रही है। बटाई 3 प्रकार की थी, जैसे खेत बटाई, लंक बटाई और रास बटाई। लगान की राशि निश्चित करने के लिए शेरशाह ने राज्य की समस्त भूमि की माप कराई। इस कार्य के लिए उसने अहमद खां को नियुक्त किया। भूमि मापन के लिए गज-ए-सिकंदरी का प्रयोग किया। भूमि का मापन बीघा में किया भूमि का मापन बीघा में किया गया। प्रत्येक बीघा का क्षेत्रफल 3600 वर्ग गज था। इसलिए वर्ग गज था। मुल्तान, मालवा, राजस्थान एवं पश्चिमी पंजाब के क्षेत्र भूमि मापन की परिधि से बाहर थे। उपज के आधार पर भूमि को उत्तम, मध्यम व निम्न 3 श्रेणियों में विभाजित किया जाता था। नंबर 4 है, भू राजस्व निर्धारण के लिए रई अथवा फसल दरों की सूची तैयार की गई। नंबर 5 है, भूमि की तीनों श्रेणियों की औसत उपज का 1/3 भाग लगान के रूप में निश्चित किया गया, किंतु मुल्तान से उपज का 1/4 भाग लगान के रूप में लिया जाता था। नंबर 6 है, भू राजस्व नगद अथवा अनाज दोनों रूपों में चुकाया जाता था, परंतु नगद को प्राथमिकता दी जाती थी। नंबर 7 है, शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं का लगान नगद में ही देना होता था। किसानों को फसल के अनुसार वर्ष में 2 बार लगान जमा कराने की सुविधा थी। किसानों को सरकार की ओर से पट्टे दिए जाते थे, जिसमें निर्धारित लगान का ब्यौरा होता था। किसान कबूलियत पत्र के द्वारा इन्हें स्वीकार करता था। नंबर 10 है, भू राजस्व की वसूली मुख्यतः मुकद्दम द्वारा होती थी, परंतु कृषकों को स्वयं भू जाकर राजकोष में भी जमा कराने की सुविधा प्राप्त थी। नंबर 11 था, भू राजस्व के अतिरिक्त कृषकों से अन्य कर के रूप में जरिमाना एवं महासिलाना वसूल किया जाता था। जरिमाना सर्वेक्षण शुल्क था, जो राजस्व का 2.5% वसूल किया जाता था। इसी प्रकार महासिलाना कर संग्रह शुल्क था, जो भू राजस्व का 5% वसूल किया जाता था। इन करों के अतिरिक्त कृषकों को संपूर्ण भू राजस्व का 2.5% अतिरिक्त कर अनाज के रूप में देना पड़ता था, जिसका उपयोग विपदाओं के समय सहायता किया जाता था। राज्य की आय के मुख्य साधन राज्य की आय का मुख्य साधन भू राजस्व था। इसके अतिरिक्त लावारिस संपत्ति, व्यापारिक कर, टकसाल, नमक कर, अधीनस्थ राजाओं, सरदारों एवं व्यापारियों द्वारा उपहार, युद्ध में लूट का माल व जजिया आदि थे, जिनसे राज्य को आय होती थी। मुद्रा व्यवस्था मुगलकालीन मुद्रा प्रणाली के क्षेत्र में शेरशाह का महत्वपूर्ण योगदान दिया। उसने मुद्रा व्यवस्था में उल्लेखनीय सुधार किए। मिश्रित धातु की मुद्राएं बंद कर दी तथा शुद्ध सोने, चांदी व तांबे की मुद्राओं का प्रचलन किया, जिसका तोल एवं आकार दाम नामक सिक्के
सिक्का जारी किया। शेरशाह शाह चांदी का रुपये और तांबे के दाम का विनिमय अनुपात 1:64 था। चांदी का रुपया सर्वप्रथम शेरशाह ने जारी किया था, जिसका वजन 180 ग्राम था। इस पर प्राय अरबी अक्षरों के अतिरिक्त नागरी अक्षरों में सुल्तान का नाम अंकित था। उसके कुछ मुद्राओं पर सुल्तान के नाम के अतिरिक्त इस्लाम के प्रथम 4 खलीफाओं का नाम भी अंकित रहता था। तांबे का दाम 380 ग्राम का था, जो रुपये का 40वां भाग होता था। अन्य तांबे के सिक्के अगोला, पावला, दमड़ी व जीतल थे। जनता का आम सिक्का दाम था। राज्य के कर का अधिकांश भाग दाम में दिया जाता था। शेरशाह सूरी के काल में सिक्के डालने की 23 टकसालें थी। नेक्स्ट है जनहित के कार्य। शेरशाह एक प्रजावत्सल शासक था। वह सदा प्रजा के हित का ही ध्यान रखता था, इसलिए उसने प्रजा के हित में अनेक कार्य किए। सड़क एवं सराय। शेरशाह ने सर्वप्रथम सड़कों एवं सरायों का निर्माण करवाया। इसके द्वारा निर्मित सड़कों में 4 महत्वपूर्ण हैं। पहली सड़क बंगाल से सोनारगांव से आगरा, दिल्ली तथा लाहौर होती हुई पंजाब में अटक तक जाती थी। ये सबसे लंबी सड़क थी, जो सड़क आजम कही जाती थी। इसे शेरशाह सूरी मार्ग भी कहा जाता रहा। इसे ही आगे चलकर ब्रिटिश जनरल लॉर्ड ऑकलैंड ने जीटी रोड का नाम जीटी रोड कहकर पुकारा। नंबर 2, दूसरी सड़क आगरा से बुरहानपुर तक जाती थी। तीसरी आगरा से जोधपुर और चित्तौड़ तक जाती थी। चौथी लाहौर से मुल्तान तक जाती थी। इन सड़कों के किनारे उसने यात्रियों की सुविधा के लिए छायादार वृक्ष लगाया था। नंबर 3 है सराय। शेरशाह सूरी ने सड़कों के किनारे प्रत्येक 4 मील की दूरी पर यात्रियों के ठहरने के लिए सरायों का निर्माण करवाया। उसने अपने समय में लगभग 1700 सरायों का निर्माण करवाया। प्रत्येक सराय की देखभाल सिकदार के अधीन थी। सरायों में हिंदू और मुसलमानों को ठहरने की अलग अलग व्यवस्था थी। हिंदू यात्रियों को बिस्तर और भोजन तथा घोड़ों को दान देने के लिए ब्राह्मण नियुक्त किए गए थे। इन सरायों से शेरशाह डाक चौकियों का भी काम लेता था। प्रत्येक सराय में 2 घोड़ों की व्यवस्था थी, जिसके द्वारा संवाद वहां के स्थान से दूसरे स्थान तक संदेश पहुंचाया जाता था। डॉक्टर के.आर. कानूनगो ने सड़कों और सरायों को साम्राज्य की धमनियां कहा है। नेक्स्ट है शिक्षा एवं साहित्य। शेरशाह ने शिक्षा एवं साहित्य को प्रोत्साहन किया। उसने अनेक मकदम एवं मदरसों का निर्माण करवाया। मलिक मोहम्मद जायसी शेरशाह के समय के प्रसिद्ध कवि थे। उन्होंने अनेक काव्यों की रचना की, जिसमें पद्मावत, अखावट व आखिरी कलाम महत्वपूर्ण है। दान विभाग का गठन। शेरशाह ने अंधा, वर्दा, अफाइज, विधवाओं तथा विद्वानों के जीविका उपार्जन के प्रबंध के लिए एक दान विभाग का गठन किया था। इस विभाग द्वारा जगह जगह पर लंगर बनाए जाते थे, जिसमें जरूरतमंद लोगों को मुफ्त भोजन कराया जाता था। निर्माण कार्य। शेरशाह ने पाटलिपुत्र को पटना नाम दिया, जिसने कन्नौज में शेरपुर नामक नगर बसाया। बिहार के सहसाराम में एवं झील के ऊंचे चबूतरे पर निर्मित उसका मकबरा हिंदू और मुस्लिम संस्कृति का समन्वय है। शेरशाह के काल में मेहदवी आंदोलन हुआ। तो इस प्रकार से हमने शेरशाह के प्रशासन के विषय में विविध अध्ययन किया, महत्वपूर्ण अध्ययन किया। धन्यवाद।